सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। त्रिवेद आईएएस में आप सभी का स्वागत है। इंडियन एक्सप्रेस के इस डिस्कशन में हम महत्वपूर्ण आर्टिकल न्यूज़पेपर हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हमारी फ्री मेंटोरशिप से। डे 29 13 अगस्त के लिए आपके टारगेट रहेंगे। GS4 एथिक्स में हम पढ़ रहे हैं केस स्टडीज़। GS पेपर 2 में हम पढ़ेंगे आज से IR, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कि भारत और भारत के जो पड़ोसी हैं उनके साथ संबंधों को। सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है कि यूरोप है, वहाँ पे जो गर्मी है वो काफ़ी बढ़ गई है, जिसके कारण जंगलों में आग देखी जा रही है। तो ये आपका यूरोपीय हिस्सा है। स्पेन, इटली, तुर्की, यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो इसी संदर्भ में हमने ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया है। तो क्वेश्चन है कि यूरोप में हाल ही में दर्ज की गई भीषण गर्मी और जंगल की आग के उदाहरणों के आधार पर बताइए कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार आपदा प्रबंधन की चुनौती को बढ़ा रहा है। साथ ही इस प्रकार की आपदाओं से निपटने हेतु भारत किन नीतिगत और तकनीकी उपायों को अपना सकता है। तो इसका इंट्रोडक्शन आप किस तरीके से लिख सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है वो वैश्विक स्तर पर तापमान, वर्षा और मौसमी चक्कर हैं उनको प्रभावित कर रहा है, उनमें असामान्य बदलाव ला रहा है। विशेषकर यूरोप है, वहाँ पे 2023-24 है, उसके दौरान रिकॉर्ड गर्मी दर्ज की गई है और इसके परिणामस्वरूप जंगलों में आग की गंभीरता वो लगातार बढ़ रही है। तो यूरोप की जो घटना है उनसे क्या संकेत प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, पहली बात है अत्यधिक तापमान वृद्धि। तो यूरोप है, वहाँ पे लगातार टेम्परेचर है वो बढ़ गया है और अभी जो चल रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक भी देखा गया है। ये 1980 के दशक है, उससे वैश्विक औसत की तुलना में दोगुनी गति से बढ़ रहा है। वहाँ पे जंगल की आग तीव्र हो गई है, जैसे स्पेन, पुर्तगाल, तुर्की, ग्रीस और फ्रांस है, वहाँ पे लगातार और बड़े पैमाने पे आग की घटनाएं दिखाई जा रही हैं, जिससे कि जो जन निकासी और जान माल का नुकसान है वो काफ़ी देखने को मिला है। मल्टी कंट्री प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। तो एक साथ कई देशों में आग और हीट वेव का प्रकोप देखा गया है, जिससे क्या है जो संसाधन है उन पर दबाव बढ़ रहा है। स्वास्थ्य पे असर है, तो धुआं और गर्मी है उससे क्या है कि जो अस्पतालों में भर्ती के मामले बढ़े हैं। आर्थिक प्रभाव देखें तो पर्यटन, कृषि, बुनियादी ढांचे उनको भारी नुकसान हुआ है। तो बात करते हैं जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के बीच संबंध को। देखिए, जो आवृत्ति है और तीव्रता में वृद्धि हो रही है, तो हीटवेव और सूखे की जो घटनाएं हैं वो पहले से अधिक बार यानी बारंबारता है वो बढ़ गई है और जो गंभीरता है वो भी ज़्यादा हो गई है। तो आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। नए क्षेत्र हैं वहाँ पे खतरे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्र भी आग के प्रति संवेदनशील हो गए जो पहले कम जोखिम वाले थे। जो संकट है वो बहुआयामी हो गया है, यानी कि एक ही प्रकार का प्रभाव नहीं है, इसके स्वास्थ्य पे भी संकट है, पर्यावरणीय क्षेत्र है, आर्थिक प्रभाव है, पूर्वानुमान की जटिलता भी देखने को मिल रही है। जलवायु परिवर्तन से क्या है जो मौसम पैटर्न है वो अप्रत्याशित रूप से बदल रहा है, जिसके कारण जो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है वो कमज़ोर पड़ रही है। तो ऐसे संदर्भ में भारत के लिए क्या नीतिगत और तकनीकी उपाय हो सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले नीतिगत स्तर पे क्या बदलाव किया जा सकता है, क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो आवश्यक है कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना है उसको हम जलवायु परिवर्तन के साथ में एकीकरण करें। तो NDMP को क्लाइमेट रेजिलिएंट रणनीतियों के साथ अपडेट करने की आवश्यकता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसमें कमी करने की आवश्यकता है। इसके लिए जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो स्वच्छ परिवहन के साधन हैं उन पर जोर देने की आवश्यकता है। भूमि उपयोग नियोजन है, भूमि उपयोग का प्लानिंग हमें अच्छे से करने की आवश्यकता है। इसके लिए जो भी आग प्रवण क्षेत्र हैं उसमें निर्माण और पर्यटन पर सख्त नियम बनाए जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका है, वहाँ से हम अग्नि प्रबंधन तकनीक और प्रशिक्षण है उसको आदान प्रदान कर सकते हैं। सेकेंड है तकनीकी स्तर पे क्या किया जा सकता है। तो जो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है उसको उन्नत बनाना होगा। इसके लिए जो सैटेलाइट आधारित निगरानी या AI आधारित फायर रिस्क मॉडल है उसको अपनाया जा सकता है। ड्रोन और रिमोट सेंसिंग है उसको उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि जंगल की आग का त्वरित पता लगाना और नियंत्रण में सहायता। जल प्रबंधन तकनीक है उनका उपयोग किया जा सकता है, जैसे फायर ब्रेक, जलाशयों और वर्षा जल संचय से आग बुझाने के संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सकता है। फायर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। इसके लिए भवन निर्माण है वहाँ पे अग्निरोधी सामग्री का उपयोग करना और इस प्रकार से डिज़ाइन करना ताकि वो फायर के विरुद्ध उपयोगी हो। इसके बाद एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है
कि जो जस्टिस वर्मा हैं उनको हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है उसके लिए लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला के द्वारा 3 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया है। ये न्यूज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी बस इतना सा इसमें अपडेट है। इसके बाद एक ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है उसके मानदंडों में समानता लाने की बात की जा रही है। तो देखिए, भारत में आपको पता होगा कि जो ओबीसी है उसको जो मंडल आयोग था ना, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद, उसमें ओबीसी के तहत क्या अवधारणा लाई गई थी? क्रीमी लेयर की अवधारणा लाई गई थी। उद्देश्य क्या था? तो देखिए क्या होता है कि एक ओबीसी एक पूरा वर्ग है, उसमें क्या है कि एक है वो आर्थिक रूप से समृद्ध है, आर्थिक रूप से समृद्ध, और एक दूसरे हैं जो कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से। तो इनकी बजाय जो कमज़ोर वर्ग है ना, उनको ओबीसी जो आरक्षण है उसका लाभ मिल सके, इसलिए जो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद है, जिसे मंडल केस भी कहा जाता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की अवधारणा दी। उद्देश्य क्या था कि आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पहले से सशक्त हैं ओबीसी वर्ग को आरक्षण से बाहर रखना, ताकि वास्तविक रूप से जो वंचित वर्ग है उनको लाभ मिल सके। तो पहले इसकी जो सीमा थी वो 1 लाख रुपए थी, फिर 2004, 8 और 13 में इसको बढ़ाया गया, और 2017 में अंततः इसमें कितनी कर दी गई? 8 लाख रुपए प्रति वर्ष, जो कि वर्तमान में भी लागू है। तो देखिए क्रीमी लेयर में शामिल मापदंड क्या है? तो ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रीमी लेयर वाले माने जाते हैं जिनको आरक्षण नहीं मिलता है, जैसे कि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाओं के जो ग्रुप ए के अधिकारी हैं, ग्रुप बी के अधिकारी हैं, चाहे वो केंद्र के हों राज्य के हों, पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं उनके कर्मचारी हो गए, सशस्त्र बलों उनके अधिकारी, उद्योग व्यापार पेशेवर वर्ग और संपत्ति के मालिक, आय संपत्ति आधारित परीक्षण यानी इनकम वेल्थ टेस्ट। तो ये बहुत सारे हैं। तो मौजूदा समस्या क्या है? देखिए केंद्र के कुछ ऐसे पीएसयू हैं वहाँ पे 2017 में समानता तय की गई थी, है ना। यानी कि देखिए कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जिनका पता ही नहीं होता है कि उनकी सैलरी तो है वो ग्रुप ए के बराबर है ना, लेकिन उसके बावजूद वो आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जैसे निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान हैं, राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों में जो कार्यरत हैं, है ना। तो इससे क्या हो कि जो समानता की बात आती है ना, उसको शामिल किया जाने की आवश्यकता है। यानी कि अगर किसी मान लीजिए कोई प्रोफेसर है और ग्रुप ए के बराबर उसकी सैलरी है, तो उसको फिर इसी के इक्वल माना जाएगा और उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो देखिए इसके अभाव में क्या होता है कि जो ओबीसी जाति प्रमाण पत्र जारी करने में कठिनाई आती है। तो जैसे विश्वविद्यालय के अध्यापन पद जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, इनका वेतनमान क्या होता है? लेवल 10 या उससे ऊपर होता है, और ये ग्रुप ए के समकक्ष होते हैं। लेकिन ऐसे में उनके बच्चों को ओबीसी आरक्षण से बाहर रखने का भी प्रस्ताव है। अभी भी वो जैसे वर्तमान व्यवस्था है उसमें वो ओबीसी का फायदा ले रहे हैं। निजी क्षेत्रों में पद और वेतनमान की विविधता के कारण जो समानता तय करना कठिन है, इसलिए क्या है कि जो आय और संपत्ति का मापदंड है वो लागू किया जाना चाहिए, यानी कि इनकम को बेस बनाया जाना चाहिए बजाय ये जो पद दिए गए हैं इनके, ताकि समता स्थापित हो सके। ऐसा ही एक मामला है SC/ST में। तो वहाँ पे क्या है कि एक PL दायर हुई, उसके तहत ये कहा गया है कि वहाँ पर भी आय आधारित प्राथमिकता दी जाए। यानी कि जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर की अवधारणा है वैसे ही SC/ST में भी लागू किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट है वो इसकी सुनवाई कर रहा है। तो देखिए वर्तमान में क्या है कि 26.7% है आरक्षण ओबीसी को मिला हुआ है, SC को मिला हुआ लगभग 15% और ST को मिला हुआ है 7.4%। तो जो SC/ST आरक्षण है वो वर्तमान में जातिगत आधार पर दिया गया है, लेकिन ये आर्थिक स्थिति के आधार पे कोई आंतरिक विभाजन नहीं करता है जैसे ओबीसी में किया जाता है क्रीमी लेयर के आधार पे। तो इसकी मांग बढ़ रही है। तो इसका कहना है कि देखिए समय के साथ में क्या हुआ है कि इन समुदायों में जो आर्थिक असमानता है वो लगातार बढ़ी है। कुछ परिवार हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ मिलता रहा है, जबकि जो गरीब तबका है वो पिछड़ गया है। तो इसी संदर्भ में एक याचिका दायर हुई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको याद कर सकते हैं। इसी में देखिए वो SC/ST को लेके जो उपवर्गीकरण अभी चल रहा है वो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपवर्गीकरण मतलब कि इसमें सब जो सामर्थ्यवान जो जातियां हैं वो कौन सी हैं और कौन सी नहीं हैं।
बात करते हैं भारत में कृषि संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय कृषि सब्सिडी तंत्र कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कृषि सब्सिडी तंत्र है वो किस प्रकार से कार्य करता है और भारत में कृषि की स्थिति क्या है। तो भारत की जो कृषि है उसका जीडीपी में योगदान कितना है, लगभग 16% है। परंतु ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका आर्थिक योगदान है, आर्थिक से ज़्यादा अन्य पक्ष हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक, है ना, वो पक्ष भी महत्वपूर्ण है। तो अगर देखें तो प्रत्यक्ष रूप से हमारी लगभग 25 करोड़ जनसंख्या है वो इस पर निर्भर है। हालांकि लगभग 70 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण व कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, कृषि क्षेत्र की सुरक्षा है वो केवल एक नीतिगत पक्ष नहीं है, हमें जीविका और सामाजिक स्थिरता है उसके आधार पर भी इसको देखना होगा। कृषि में असंतुलन केवल आर्थिक संकट उत्पन्न नहीं करता है, इससे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उथल पुथल का भी कारण बनता है। तो एमएसपी और वैश्विक तुलना देखें तो देखिए, भारत में जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो कुछ चयनित फसलों के लिए सरकार है वो एमएसपी तय करती है और सीधे खरीदती है। क्या करती है? सीधे खरीदती है। उद्देश्य क्या होता है कि जो छोटे किसान है, भूमिधारक है, उनको संरक्षण प्रदान करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसका नियमित उन्नयन करना। वहीं अमेरिका में कृषि सब्सिडी तंत्र की बात करें तो अमेरिका में भी ऐसा ही तंत्र विद्यमान है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि सरकार सीधे नहीं खरीदती है ना। तो वहाँ पे देखिए अलग अलग प्राइस हैं कि एक होता है ईआरपी, इफेक्टिव रेफरेंस प्राइस, वो जो एमएसपी की तरह है, जो न्यूनतम मूल्य मानक तय करते हैं। इसके अलावा होता है प्राइस लॉस कवरेज। प्राइस लॉस कवरेज मतलब कि अगर आपने कोई जो किसान है उसने अपना माल बेचा मार्केट में और अगर वहाँ पे वो मूल्य कम प्राप्त होता है और जबकि बाज़ार मूल्य ज़्यादा है, तो बाज़ार मूल्य के आधार पे जो भी उसने लॉस किया उसको कवर किया जाता है, तो इसे किसानों को प्रत्यक्ष भुगतान किया जाता है। फिर आता है एग्रीकल्चर रिस्क कवरेज। तो इसमें 22 मुख्य फसलें उनके लिए आय सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। डेयरी मार्जिन कवरेज भी है वहाँ पे, तो डेयरी क्षेत्र के लिए भी सुरक्षा है। तो देखिए, अमेरिकी मॉडल है वहाँ पे सरकार वो फसल नहीं खरीदती है बल्कि किसानों को क्या करती है, प्रत्यक्ष भुगतान करती है। जैसे भारत में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र चला है, वैसे ही वहाँ पे प्रत्यक्ष भुगतान किया जाता है। उद्देश्य क्या है? देखिए, वहाँ पे बड़े किसानों को ध्यान में रखा जाता है, छोटे किसानों के लिए नहीं। इसके अलावा बाजार स्थिरीकरण, आय सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन। वहीं यूरोपीय संघ में बात करें तो वहाँ पे कृषि सब्सिडी जो सब्सिडी तंत्र है वो कैसे है। तो देखिए, वहाँ पे है कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी। तो वहाँ पे क्या है कि अगर मूल्य गिरता है तो वहाँ पे आय सहायता प्रदान की जाती है। पर्यावरणीय, जलवायु और जैव विविधता के लक्ष्यों के लिए समर्थन दिया जाता है। अभी 2021 से 27 के लिए वहाँ पे क्या नवीनतम जो कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी लागू हुई है। हाल ही में एक प्रस्ताव है कि एक किसान है उनको सालाना अधिकतम लगभग 1 करोड़ की हम सब्सिडी प्रदान करेंगे। और वहाँ पे क्या है कि पहले बड़े किसानों पे ध्यान दिया जाता था, अब भारत की तरह छोटे किसानों पे ध्यान दिए जाने की बात की जा रही है। तो ये न्यूज़ है। इसके बाद में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनके पुनर्वास पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कार्यवाही की बात की गई है। तो देखिए, हाल ही में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली एनसीआर है वहाँ पे जो भी आवारा कुत्ते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि जो भी हैं, देखिए अगर कुत्ते हैं तो इससे क्या है कि जो मनुष्य हैं उनके मानव अधिकार हैं या फिर मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन होता है। तो इससे क्या है कि ये हो सकता है कि कुत्तों के हमले या काटने के भय से वो स्वतंत्र रूप से आवागमन न कर सकें, तो ये उसके विरुद्ध है। तो एक न्याय मित्र है, उनकी सिफारिश के आधार पर ऐसा मामला आया था। तो न्याय मित्र की मुख्य सिफारिशें क्या थी कि सबसे पहला है कि जो भी आवारा कुत्ते हैं उनको आश्रयों में स्थानांतरित किया जाए और उन्हें वापस सड़कों पर न छोड़ा जाए। जो भी सड़क पे कुत्ते हैं उनकी मौजूदगी है वो मानव के जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19(1)(d) यानी कि स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, और अनुच्छेद 21 प्राणों और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इन दोनों का उल्लंघन है। उनका कहना है कि नागरिकों के लिए इस भय के साथ चलना कि कहीं कुत्ता काटने ले संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है उसके विपरीत है। विकसित देशों में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, वहाँ पे क्या है कि सड़कों पर कोई आवारा कुत्ता नहीं होता है। तो प्रारंभ में है कि कुछ कुत्तों को है वो आश्रय इस गृह वहाँ पे लाया जाए, और फिर है कि जो भी पकड़े गए कुत्ते हैं उनको फिर वापस सार्वजनिक स्थलों पे न छोड़ा जाए। इसके अलावा जो कुत्ते हैं उनको गोद लेने की व्यवस्था पशु कल्याण संगठन है उनके माध्यम से की जा सकती है। तो यहाँ पे जो एनिमल बर्थ कंट्रोल है उसके नियम क्या हैं और उसको लेके विवाद क्या है। तो देखिए 2023 के नियम क्या कहते हैं कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको क्या माना गया है, सामुदायिक पशु माना गया है। तो सामुदायिक पशु का मतलब क्या है कि उनको उनके आवास स्थल से नहीं हटाया जा सकता, और अगर नसबंदी भी होती है तो
तो उन्हें वापस उनके क्षेत्र में छोड़ना अनिवार्य है। लेकिन जो न्यायमित्र हैं वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि नसबंदी करने मात्र से कुत्ते हैं उनके काटने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। तो इसके अलावा जो रिपोर्ट है उसमें जो ABC नियम है उनकी इस सोच पर भी सवाल उठाया गया है कि आवारा कुत्तों का घूमने का जो अधिकार है वो नागरिकों के मौलिक अधिकार से ऊपर है। तो कुत्तों के जो काटने के मामले वो लगातार बढ़ रहे हैं। 2025 में तो इसमें मामलों में 50% की अधिक वृद्धि देखी गई है। विशेषकर जो हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पे गंभीर खतरा बन गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है? देखिए, अदालत ने कहा है कि जो सार्वजनिक स्थल हैं उनको आवारा कुत्तों से मुक्त करना आवश्यक है, और जो भी आवारा कुत्ते हैं उनको डॉग शेल्टर्स हैं वहाँ पे स्थानांतरित करने का आदेश दिया है, और साथ ही कहा है कि उन्हें फिर वापस सड़कों पे नहीं छोड़ा जाएगा। इसके बाद में एक छोटी सी न्यूज़ है कि जो सज़ा पूरी कर चुकी कैदी हैं उनकी रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। आधार क्या है इसका? तो संवैधानिक आधार है। संविधान क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने सज़ा पूरी कर ली हो और उसके बावजूद उसको जेल में रखा गया हो तो ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, है ना। तो उसको रद्द करने का एक नया प्रावधान किया गया है। तो देखिए, गृह मंत्रालय है उन्होंने एक गैजेट में अधिसूचना जारी की है, तो उसमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। तो देखिए, OCI कार्ड है क्या? तो OCI कार्ड है जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं उनको बिना वीज़ा भारत आने की अनुमति देता है। ये योजना अगस्त 2005 से शुरू हुई थी। पहले जो PIO भी होता था उसको भी अब किस में शामिल कर लिया गया है? OCI में शामिल कर लिया गया है। तो नया प्रावधान क्या है? तो देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसमें केंद्र सरकार को प्रदत्त किया गया एक अधिकार है। तो पहले क्या था कि एक ही आधार था कि अगर किसी को 2 वर्ष से ज़्यादा की कारावास, यानी 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज़्यादा की कारावास हो जाती है तो उसका OCI कार्ड है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब एक प्रावधान और जोड़ा गया है कि अगर किसी विरुद्ध किसी अपराध के लिए चार्जशीट भी दायर होती है और उसमें ऐसा हो कि उसको कम से कम 7 वर्ष की कारावास हो सकती है, हुई नहीं है, हो सकती है 7 वर्ष की कारावास, तो ऐसी स्थिति में भी उसका कार्ड है वो ख़त्म किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। तो देखिए, प्रभाव और महत्व की बात करें तो इससे क्या है, भारत की जो आंतरिक सुरक्षा और आपराधिक न्याय प्रणाली है उसको मजबूत करने में काफ़ी मदद मिलेगी। गंभीर अपराध है, देखिए 7 वर्ष या उससे ज़्यादा की सज़ा है तो इसका मतलब है वो गंभीर अपराध है, तो उसमें आरोप पत्र दायर होने मात्र से उससे दर्जा है वो समाप्त हो जाएगा, भले ही वह दोष सिद्ध न हुआ हो। और जो पहले से ही है कि सज़ा है वो 2 साल या उससे ज़्यादा हो गई है तो उससे जो दर्जा है वो स्वतः ही रद्द हो जाता है। तो ये क्या प्रावधान है, वो OCI जो धारक हैं उन पर कठोर आपराधिक अनुशासन लागू करेगा, और अगर गंभीर अपराध है तो उसमें शून्य सहनशीलता की जो नीति है उसको दर्शाता है। लेकिन इसमें कुछ विवाद और बहस भी उभर रही हैं कि किसी को सिर्फ चार्जशीट भरने मात्र से रद्दीकरण करना, है ना, तो एक तरीके से क्या है कि दोष सिद्धि नहीं हो उससे पहले उसको दंड दे दिया गया है। तो ये एक तरीके से क्या है, जो नेचुरल जस्टिस है उसके विरुद्ध है। विदेशी नागरिकता रखने वाले भारतीय मूल के लोग हैं उनमें विश्वास और कानूनी सुरक्षा पे भी प्रभाव पड़ सकता है। तो आज का डिस्कशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।